हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी की। आज हम करने वाले हैं हिंदी अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए एक ज़बरदस्त क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर हम करने वाले हैं टॉप मोस्ट 71 क्वेश्चन। साथ ही इन पर आधारित क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। अगर आपने अब तक कोई तैयारी नहीं की है तो ये क्लास आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाली है। इस क्लास को देखिएगा एंड तक, स्किप मत करिएगा। और ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल पर जाकर क्लासेस को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी मैराथन क्लास, टॉप मोस्ट क्वेश्चन के क्लास। चलिए ये धमाकेदार क्लास यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ हम करेंगे एकदम फास्ट, सुपर फास्ट रिवीजन। यहाँ दिया है भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, बात हो रही है भाषा शिक्षक की। अगर आप भाषा शिक्षक होंगे तो आप किस तरह का दायित्व अपना निभाएंगे। यहाँ पर सबसे सुटेबल और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को हम यहाँ पर पहचानेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा किस तरह की भाषा को सीखने में सक्षम है, किस भाषा में समझने में उसे ईजी पड़ता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर नोटिस करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से। आप देख रहे हैं कि बच्चा कोई बात बोल रहा है, कुछ कह रहा है और उसमें उससे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, कुछ त्रुटियाँ हो रही हैं और उस पर उसको टोका जा रहा है, बार बार उसको कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चा धीरे धीरे जो है वो खामोश होने लगेगा। अगर बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा है और उसमें उससे त्रुटियाँ हो रही हैं तो उसे बार बार टोकना यहाँ पर सही नहीं होता है। बच्चे में धीरे धीरे क्या आने लगता है, उसमें लैक आने लगता है इस चीज़ का कि वह बोलता ही क्यों है, क्योंकि वह बार बार गलत बोलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। त्रुटियाँ होना जो है ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है, ये मैंने आपको समझाया है। थॉर्नडाइक के प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत को आप ध्यान कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग त्रुटियाँ होना ये सही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है रागनी हमेशा हैंडपंप को क्या बोलती है, चापाकल बोलती है। वो चापाकल बोलती है हैंडपंप को। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे, रागनी को समझाएंगे कि वह चापाकल नहीं हैंडपंप है। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। तो रागनी को लगेगा कि संपूर्ण कक्षा जो है हैंडपंप को चापाकल बोल रही है तो मैं इसको हैंडपंप भी बोल सकती हूँ, क्योंकि सारी कक्षा जो है उसको हैंडपंप भी कहती है। तो ये यहाँ पर बहुत ईजी और सुटेबल तरीका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बता देती हूँ, एक टिप मैं आपको दे देती हूँ। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने आप को बाद में रखेंगे, बच्चे को पहले रखेंगे। यहाँ पर दिया है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान करने पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समस्याओं के कारणों की पहचान पर। जब तक आपको समस्या का कारण ही नहीं पता चलेगा तब तक आप उसको उपचार कैसे देंगे। मान लीजिए अगर आपको चोट लगी है तो आप किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जब तक आपको पता ना लगा हो कि चोट कैसी है, कितनी गहरी है और किस चीज़ से लगी है। तो ज़रूरी हो जाता है कि आपको समस्या का सही कारण पता लगे, सही उसकी पहचान हो जाए। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है स्वालीन विकास ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बच्चे में क्या होता है। तो स्वालीन की बात हो रही है, यहाँ पर ऑटिज्म की बात हो रही है। तो बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता है, संप्रेषण में उसको कठिनाई का अनुभव होता है, अपनी बातों को नहीं रख पाता है, अर्थात बच्चा बहुत कम बात करता है। जब जिसमें स्वालीन होता है या ऑटिज्म आप इसको कहेंगे तो बच्चा जो है बोलने में कठिनाई महसूस करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो क्या है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक एक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। सीखेंगे, गलतियां करेंगे और गलतियां करेंगे फिर सीखेंगे, ये जो है फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। त्रुटियाँ जो है ये एक सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आगे देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर बात की जा रही है एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या समस्या है। उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना,
उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना या विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। यहाँ पर हो जाएगा, अगर आपके पास उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव है तो भी आपको भाषा शिक्षण में कमी हो सकती है, तो भाषा शिक्षण में समस्या आ सकती है, ये बात सही है। विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता हो सकती है, ये बात भी सही है। विद्यार्थियों की रुचियाँ अलग हो सकती हैं, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो ये भी हो सकता है, उनकी रुचि में भी असमानता देखी जा सकती है। पर सबसे सूटेबल आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर सारे आंसर जो है आपको पॉजिटिव लग रहे होंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर क्या लगाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, आपको उस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करना है, उसके पॉइंट्स दोबारा देखने हैं और एक सही पॉइंट पर आना है। आपको देखना है कि ये सारे पॉइंट किस में आ रहे हैं, आपको इस तरह से बस आंसर करना है, तो आप इजीली कर पाएंगे। उपयुक्त भाषा का परिवेश न हो पाना, उसका निर्माण न हो पाना, ये ज़्यादा शिक्षण में समस्या का काम करेगा। अगर वहाँ पर भाषा के परिवेश का निर्माण ही नहीं हो पाया है तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा वातावरण यहाँ पर, परिवेश यहाँ पर मैटर करता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते हुए गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब आप कहें कि बच्चों को 10-10 वाक्य लिखने के लिए देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। उनकी त्रुटि का उनको एहसास कराएंगे या गलत वर्तनी वाले शब्द पर लाल घेरे बना देंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे बच्चे में कोई चीज़ नहीं आएगा। यहाँ पर क्या बात होती है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि उसको एक समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराया जाए, इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाए। बच्चे की जो गलती लिखने में हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए, बच्चे को समझाया जाए और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि बच्चा जो है अपनी गलतियों को सीख सके, समझ सके, उनमें सुधार कर सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करेगी? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषाई नियमों पर, समय और अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। बाकी के तीनों पॉइंट जो हैं ये निगेटिव हैं, इनको कट करेंगे। जब तक समस्या के कारण का पता नहीं होगा तब तक आप उपचार नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, तो तब तक आप दवाई नहीं दे सकते जब तक आपको पता ना हो कि किस प्रकार के सांप ने उसको काटा है और उसको कौन सी दवा की आवश्यकता है। तो समस्या का कारण पहले जानेंगे तब उपचार देंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर भाषा में सतत और व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य होता है। आप बच्चे का कंटिन्यूअस क्या कर रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं सतत और व्यापक तरीके से। तो ये वर्तनी की अशुद्धि जो हो रही है, बिना लिखने की क्षमता जो होती है, उसका आकलन कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। भाषा के व्याकरण का आकलन हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन हो रहा है या पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन हो रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है भाषा की, तो भाषा जो है आप कैसे संप्रेषण उसका कर पाते हैं, मौखिक और लिखित दोनों रूपों में। तो बस आपको यही ध्यान कर लेना है, आकलन भी आप इसका दोनों रूपों में ही करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो किस तरह की रचनाएं जो हैं पाठ्य पुस्तक में बच्चे की शामिल हों, केवल कहानी और कविता बच्चे के पाठ्य पुस्तकों में शामिल हों, विदेशी साहित्य की रचनाएं शामिल हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, तो ऐसी शामिल होनी चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं बच्चे को देखने के लिए मिल रही हों, ऐसी कहानियां और ऐसी रचनाएं बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों, वो पाठ्य पुस्तक में शामिल होंगी। तो बच्चा जो है ईजिली चीज़ों को सीख पाएगा, उनसे रिलेट कर पाएगा और उन्हें समझ पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं, उसका निर्माण की बात कर रहे हैं, तो सबसे कम इम्पोर्टेंट आप किसको देंगे। भाषा में विभिन्न छटाओं का प्रयोग करेंगे, ये पॉजिटिव है। अभ्यास जो बच्चे को करना है उसमें विविधता हो, तो ये भी ध्यान रखा जाएगा। विषय वस्तु में विविधता हो, ये भी ध्यान रखा जाएगा। पर पाठों की संख्या से यहाँ पर इतना लेना देना नहीं होता है, ये एक बहुत कम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, आप सहस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे। बात किसकी हो रही है, सहस्वर पठन अर्थात बोलकर पढ़ने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा समर्थन करेंगे, एकांकी, यात्रा वृतांत, जीवन की कहानी या आत्मकथा। यहाँ पर राइट आंसर एकांकी हो जाएगा। एकांकी में सहस्वर पठन बहुत अनिवार्य रूप से जो है ये शामिल किया जाता है। जब भी एकांकी होती है उसमें संवाद अदायगी की जाती है, एक दूसरे के रोल को प्ले किया जाता है। सहस्वर पाठन में अनिवार्यता अवश्य रहती है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, भाषा में आकलन संभव है। तो भाषा में आकलन कब संभव होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो आप अवलोकन करते हैं, जो आप देखते हैं कि बच्चे को कहाँ त्रुटियाँ आ रही हैं और कहाँ उसको उपचार की आवश्यकता है, तो ये आकलन अगर आप कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा संभव होता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन जो हैं ये रॉन्ग हैं, इनको कट करेंगे। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, बच्चे की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किस में संभव होता है। तो ये संभव होता है पोर्टफोलियो में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्तर पुस्तिका नहीं होगा, लिखित भी नहीं होगा और ना ही मौखिक परीक्षा होगा। परीक्षा की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, इसमें आप कोई उसका क्रमिक प्रगति का रिपोर्ट नहीं रख सकते हैं। परीक्षाएं साल के अंत में भी होती हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर पोर्टफोलियो होगा जिसमें बच्चे का क्या होता है, एक परफॉर्मा तैयार होता है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, क्या समस्या उसको आ रही है, कितने उसके मार्क्स आए हैं, सारा रिपोर्ट रखा जाता है और साथ ही उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर लगी होती है। इस तरह से बनता है पोर्टफोलियो। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया है, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने के कौशल की बात हो रही है तो पढ़ना तभी सार्थक होता है जब आप चीज़ों का अर्थ ग्रहण कर सकें या जो आप पढ़ रहे हैं वो सही से आप समझ सकें, तो वो हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। अर्थ ग्रहण करना ये पढ़ने में सबसे अच्छा कौशल माना जाता है, ये इस कौशल का उद्देश्य माना जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, किसको आप महत्व देंगे। तो समझकर बोलने को आप महत्व देंगे। जब भी आप बोलने कौशल की बात करते हैं तो चीज़ों को समझकर बोलते हैं, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, भाषा के आधारभूत कौशल जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंध रखते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है। अगर भाषा शिक्षण हो रहा है और आप में स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं आई है, कल्पनाशीलता का कौशल नहीं आया है, आपके कौशलों और सोच का विकास नहीं हुआ है, तो भाषा शिक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाता है। भाषा सीखने का मतलब ही क्या होता है कि आप अपने कौशलों का विकास कर सकें, अपनी सोच को क्या कर सकें, बढ़ा सकें, उसे समृद्ध कर सकें। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया है, परस्पर बातचीत मुख्यतः। तो परस्पर बातचीत मुख्यतः होती है तो क्या होता है, सुनने और बोलने के कौशलों का विकास करने में ये सहायक होती हैं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये पढ़ने लिखने में सहायक है, ये नहीं होगा। समय की बर्बादी नहीं है, अनुशासनहीनता यहाँ पर नहीं है। अगर आप टीचर से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप किसी की बातों को सुनेंगे, अपनी बात को बोलेंगे, तो इन कौशलों के विकास में आपको सहायता मिलेगी। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बात हो रही है यहाँ पर ग्रहात्मक कौशलों के विकास की। तो जिनमें ग्रहण किया जाता है वो कौशल कौन से हैं। ग्रहण कर रहे हैं अर्थात आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो पढ़कर भी चीज़ों का ग्रहण हो रहा है और चीज़ों को सुनकर भी ग्रहण किया जा रहा है। तो पढ़ना और सुनना जो होता है ये ग्रहणात्मक कौशल में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं, अर्थात आपके प्रोड्यूस करने वाले कौशल कौन से हैं जिसमें आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हो या अभिव्यक्त कर रहे हो। तो जब आप बोलते हैं तो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं अर्थात अपने विचारों को रख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। और साथ ही कुछ चीज़ लिखते हैं तब भी आप क्या करते हैं, चीज़ों का उत्पादन करते हैं अर्थात अपने भाषा कौशल का यहाँ पर अभिव्यक्तात्मक रूप आप दिखा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा बोलना और लिखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोलना लिखना जो है ये भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर बात की जा रही है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। अगर आपकी कक्षा में एक से अधिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, एक से अधिक भाषा वर्ग के बच्चे आपकी कक्षा में शामिल है, तो ये क्या है।
यहाँ पर आप बच्चों को हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, ना ही जटिल और कठोर चुनौती इसको मानेंगे, ना ही इसको बाधा के रूप में देखेंगे। भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता को एक संसाधन, एक पूंजी के रूप में आपको देखना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो होती है एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चे एक दूसरे से भी एक दूसरे की भाषा को सीख लेते हैं, बहुत ही एक समृद्ध परिवेश को उत्पन्न करता है। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य होनी चाहिए। तो बहुभाषा बात की कक्षा में शिक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को वह जान सके, ये ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर आप एक शिक्षक हैं, बहुभाषिक कक्षा आपकी है, कोई बच्चा मराठी बोलता है, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप टीचर हैं तो कम से कम आपको इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि बेसिक चीज़ें आप उनकी भाषाओं की समझते हों, वरना आप बच्चों के अधिगम को नहीं करवा पाएंगे, आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर बात की जा रही है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बात किसकी आ रही है? फिर से बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिक आ रही है। तो यहाँ पर परस्पर बातचीत करने के अधिक अवसर देने चाहिए। तो ये बात जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, उनको क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक बातचीत के अवसर उनको मिलने चाहिए, तभी जो है वे क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सामाजिक अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीख सकते हैं। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मुख्य आधार किसको माना गया है? तो किसको माना गया है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जो है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा परिवेश मिलेगा तो बच्चे जो हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उतना ही इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ, तो ये क्या है? भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक पड़ाव होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इन्हें जो है पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। त्रुटि नहीं होंगे तो बच्चे सही से सीखेंगे भी नहीं। अगर त्रुटियाँ होंगी तो बच्चे क्या करेंगे? बार बार अभ्यास करेंगे, अपनी चीज़ों पर ध्यान देंगे, और ये जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया का पड़ाव है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है। तो भाषा के मुख्य रूप जो माने जाते हैं 2 माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। पर यहाँ पर भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और होता है एक कैसा? सांकेतिक। यहाँ पर हम इन्फेंट चाइल्ड की बात करते हैं, 0 से 6 माह के बच्चे की बात करते हैं, जिसमें भाषा कौशल आना भी शुरू हुआ है। इस तरह का बच्चा क्या करता है? चीज़ों को इशारों से समझता है, माता पिता की तरफ देखता है, वो उसको इशारे करते हैं, उसके खिलौने उसको दिखाते हैं, उसकी दूध की बोतल दिखाते हैं। आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप उसको बोलेंगे आपको मिल्क चाहिए तो बच्चा मिल्क मांग लेगा। आप उसको बोतल दिखाएंगे, अर्थात उसको इशारा करेंगे कि आपको ये चाहिए, तो बच्चा उसमें हाँ या ना में जो भी है इशारे करता है। तो बच्चा जो है सांकेतिक रूप से चीज़ों को सीखता है। भाषा की प्राथमिक रूप जो होता है वो सांकेतिक होता है, ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर दिया है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए। तो अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये पॉइंट ही यहाँ पर मेरे हिसाब से तो करेक्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो दृष्टिबाधित लोग जो है वो आराम से चीज़ों को सीख पाएंगे। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। उन्हें भाषिक गतिविधि में शामिल नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक दें, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि वो चीज़ों को सुन सके। जो देख नहीं सकते हैं वो चीज़ों को सुनकर ज़्यादा सीखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है भाषा स्वयं में क्या होती है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। पॉइंट नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं। तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो वहाँ पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होता? मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करना गलत नहीं होगा, प्रयोग आप कर सकते हैं, पर यहाँ पर एक वर्ड आ गया है अनिवार्यतः। आप उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या करेंगे? अनिवार्य रूप से, मौखिक रूप से क्या करेंगे? मुख्य रूप से आप जो है मुहावरे वाली भाषा का प्रयोग पर बल देंगे कि ये भाषा आपको प्रयोग करनी ही करनी है। तो ये यहाँ पर उद्देश्य नहीं होता है। पॉइंट नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर बात की जा रही है अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। आप अर्थ की गहनता को समझ रहे हैं, अर्थात क्या देख रहे हैं कि अर्थ क्या कहना चाह रहा है किसी भी संवाद का, किसी भी पाठ का। तो उसमें क्या करते हैं, आप अगर मौन पठन करते हैं तब आप गहनता से उस पाठ को पढ़ रहे होते हैं, आप एकाग्र होकर चीज़ों को सीख रहे होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो अगर आप बोलकर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बोलकर पढ़ने की बात होती है। सस्वर का मतलब होता है बोलकर पढ़ना। तो बोलकर अगर आप पढ़ते हैं तो बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को आप समाप्त कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। तो यह क्या उदाहरण है, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का या भाषा अर्जन का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भाषा अर्जन का। मैंने आपको बताया कि आप क्या करते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जिसका प्रयोग करते हैं, अगर आप सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, अपने मित्रों से बात करते हैं और उनकी भाषा सीख लेते हैं और उनको अपनी भाषा सिखा देते हैं या उनसे कोई चीज़ आप अर्जित कर लेते हैं, तो ये कहलाता है भाषा का अर्जन। अगर आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है कि वह विद्यालय नहीं जाती, तो ये भाषा अर्जन कहलाएगा। अगर वह विद्यालय में ये भाषा सीखती, अर्थात किसी संस्था से जुड़कर ये भाषा सीखती, तब ये भाषा अधिगम कहलाता। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो क्या महत्वपूर्ण अंतर है, पाठ्य पुस्तक का अंतर है, ये कहना गलत हो जाएगा। भाषा अर्जन और अधिगम में जो अंतर होता है वो सीखने सिखाने की पद्धति का होता है। आप किस तरह से सीख रहे हैं, किस मेथड से आप सीखते हैं, ये दोनों में खास डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग आप करते हैं तो ये भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा कारक जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, समृद्धि वाला भाषिक वातावरण अगर आपको मिलता है तो भाषा सीखने में आसानी हो जाती है। ये कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। अर्जन उपकरण की बात हो रही है, अर्थात LED की बात हो रही है। तो ये किसने दिया, ये दिया है चॉम्स्की ने। देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह के स्कूल की तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिससे कि बच्चे के पढ़ने के लिए तैयार किया जा सके, जिससे कि बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। तो यहाँ पर 3 माह के मॉड्यूल की बात होती है, तो ये ग्रेड 1 में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है। तो भाषा युक्ति क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी त्रिभाषी सूत्र। त्रिभाषी सूत्र जो है विद्यालय शिक्षा में लागू होना चाहिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए। बच्चा जो है जो भाषा बोल रहा है और जो भाषा विद्यालय में पढ़ रहा है उसके बीच अगर अंतर है तो क्या करना चाहिए, अनदेखी करनी चाहिए, बनाए रखना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पाटना चाहिए, अर्थात एक पुल बनाना चाहिए। उसकी जो बोलने की भाषा है और जो विद्यालय में पढ़ने सीखने की भाषा है उनमें अंतर को कम करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर आगे दिया है निपुण द नेशन इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है। पर फाउंडेशनल स्किल को अचीव करने की बात को यहाँ पर फाउंडेशनल स्किल को अचीव करने की बात की जा रही है, तो इसका मुख्य केंद्र किसको माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ के साथ पठन बच्चा कर रहा है और उसको संख्या बोध है, तो ये जो है ये फाउंडेशनल स्टेज का मुख्य केंद्र माना गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर दिया है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया।
तो किसने इसका समर्थन किया? तो जब बात आती है समाज की या सामाजिक अंतःक्रिया की, तो नाम किसका लेंगे आप? वाइगोत्स्की का लेंगे। जो भी समाज की बात करता है वो कौन है? वो वाइगोत्स्की है। इन्होंने ही बात की है कि भाषा जो है सामाजिक अंतःक्रिया से सीखी जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुसार कक्षा 3 तक साक्षरता के लिए बुनियादी साक्षरता व गणित के अधिगम का उद्देश्य क्या है? तो क्या इसका उद्देश्य है? चलिए जान लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चा 1 मिनट में कम से कम 60 शब्दों को क्या कर सके? समझ के साथ पढ़ सके। ये जो है नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। हम हिंदी की बात कर रहे हैं और पैराग्राफ आपको सोल्व करना ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए इस पैराग्राफ को भी हम यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि हिंदी में एक पैराग्राफ ही ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको दिमाग लगाने की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इसके आंसर आप पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर आप अपनी साइड से आंसर कर रहे हैं तो आप आंसर गलत कर देते हैं, क्योंकि जो आंसर सही माने जाते हैं वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो आंसर होता है वही सही माना जाता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि पैराग्राफ इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, आप सोल्व करेंगे तो उसके आंसर पैराग्राफ में जो दिया है वही देंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आप पैराग्राफ को जब भी करते हैं तो उसको रीड करते समय आप मेन पॉइंट को जो है अंडरलाइन करते जाइएगा, जिससे आपको आंसर करने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। यहाँ दिया है, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। वह सदैव अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, मगर उसकी इच्छा जो है वो कभी पूर्ण नहीं होती है। यहाँ पर दिया है, एक इच्छा अगर पूरी हो जाती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस प्रकार इच्छाओं का अनावृत क्रम जो है ये चलता रहता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। ये इच्छाएं ही हैं जो मनुष्य के दुख का कारण बनती है। यदि हमें सच्चा सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा, उन्हें छोड़ देना होगा। भारतीय मनीषियों ने कहा है कि जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना जाता है उसमें संतोष का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात आपके अंदर संतुष्टि का भाव होना चाहिए, तभी आप जो हैं क्या कर सकते हैं? सफलता के मार्ग को पा सकते हैं। यहाँ पर दिया है, भारत के ऋषियों ने लोभ को मानव का शत्रु कहा। उन्होंने क्या कहा कि जो लोभ है, जो लालच है, वो मानव का शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीवन के विनाश के द्वार माने हैं। अगर लोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, ना ही जीवन में कोई मोह होगा, मुक्ति का द्वार आपके लिए खुल सकता है। संतोष द्वारा लोभ से मुक्ति मिलती है। संतोष के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जो है क्या हो जाता है? महान पुरुष बन सकता है। ये बात हो रही है कि व्यक्ति अगर संतोष के मार्ग पर चलेगा तो वह महान व्यक्ति बन जाएगा। चलिए इसके आधारित अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया हुआ है, मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है? तो मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इच्छा पूर्ति में मनुष्य जो है लगा रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है। यहाँ पर दिया हुआ है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती क्योंकि। इच्छाएं कभी पूरी क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जो है एक के बाद एक नई इच्छा जन्म लेती रहती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है? यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि निगेटिव पॉइंट दिया है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, वरना आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्रोध, मोह और जो यहाँ पर लोभ है, इन तीनों को जो है जीवन के विनाश का कारण माना गया है। और किसको नहीं माना गया? संतोष को जीवन के विनाश का कारण नहीं माना गया है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संतोष हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य का जो दुश्मन है वो कौन है? तो मनुष्य का दुश्मन क्या है? लालच जो है वो मनुष्य का दुश्मन यहाँ पर माना गया है। लालच के कारण ही क्या होता है? उसकी इच्छाएं जो है जन्म लेती रहती है। एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरी उसकी उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लालच को जो है मनुष्य का दुश्मन कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, गद्यांश के अनुसार वे ही व्यक्ति महान बन सकते हैं जो। तो कौन से व्यक्ति महान बनते हैं? जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्टि सीख लेते हैं, प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहना सीख लेते हैं, वो व्यक्ति महान बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है, मुक्ति शब्द का विलोम शब्द क्या है? मुक्ति का मतलब होता है क्या? आज़ादी, अर्थात स्वतंत्र होना। तो यहाँ पर स्वतंत्र होना या आज़ादी आप कह सकते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा यहाँ पर बंधन, अर्थात बंधना, किसी चीज़ में बंधित हो जाना। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है, इच्छा में एक प्रत्यय लगाने पर बनेगा। तो इच्छा में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है? यहाँ पर बन जाता है ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
यहाँ पर दिया है महापुरुष, अर्थात महान है जो पुरुष। तो जो महान पुरुष है उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्म को प्रधानता दी जाती है। जब कर्म धाराएं और बहुब्रीहि समास साथ आ जाते हैं किसी ऑप्शन में तो वहाँ पर होता है कर्म धाराएं समास। ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है समूह में भिन्न शब्द पहचानिए। क्रोध, लोभ, सच्चा और सच। तो यहाँ पर जो है भिन्न शब्द क्या हो जाएगा? क्रोध की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा? अर्थात क्रोधी हो जाएगा, लोभ का लोभी हो जाएगा, सच का सच्चा हो जाएगा। तो यहाँ पर सच, लोभ और क्रोध जो है ये मुख्य शब्द हैं और उनकी जो विशेषता बता रहा है यहाँ पर सच्चा बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये शब्द जो है इस समूह से भिन्न है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर एक काव्यांश दिया है, चलिए इसको रीड करते हैं। यथा समय मुकुलित हूँ, यथा समय पुष्पित हूँ, यथा समय फल दें आम और जामुन, लीची और कटहल, तो फिर मैं ही बांझ रहूँ, मैं ही न दे पाऊँ परिणित प्रज्ञा का अपना फल। यह कैसे होगा, यह क्यों कर रहा होगा, सलिल को सुधा बनाए तटबंध, धरा को मुदित करे नियंत्रित, मैं ही रहूं निर्वर्ध, मैं ही रहूं अनियंत्रित। तो किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है काव्यांश में किन फूलों के पुष्पित होने की बात हुई है। तो किन फूलों के पुष्पित होने की बात हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आम, जामुन और लीची के फूलों की पुष्पित होने की बात इस काव्यांश में की गई है। चलिए आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात की गई है। तो किस फल को देने की बात की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धि और प्रतिभा का फल देने की बात यहाँ पर की गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है। तो यहाँ पर आश्चर्य क्यों हो रहा है? यहाँ पर आश्चर्य ऑप्शन नंबर डी वाली पंक्ति में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर मैं ही बांझ रहूं, इस शब्द में जो है आश्चर्य भाव दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है। तो किसका योगदान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदियों का। पृथ्वी को आनंदित करने में पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नदियों का योगदान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है किन पंक्तियों में सृजन का भाव है, अर्थात यहाँ पर कोई चीज प्रकट हो रही है, सृजित हो रही है, जन्म ले रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथा समय जो है पुष्पित हो, यथा समय फूल जो है वो खिले, तो उसमें जो है सृजन का भाव झलकता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है यथा समय से क्या तात्पर्य है। तो यथा समय से तात्पर्य है समय के अनुसार। समय के अनुसार जो बात होती है तो तब यथा समय का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भाषा के बारे में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक भाषा की कई सारी बोलियां हो सकती हैं। मान लीजिए हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम बहुत सारी बोलियों का प्रयोग करते हैं। कहीं खड़ी बोली बोली जाती है, कहीं ब्रज भाषा बोली जाती है, तो मगही भाषा की, कहीं अवधी भाषा की बोली बोली जाती है। भाषा सभी की एक है, अर्थात एक भाषा की कई सारी बोलियां हो सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है निपुण क्या है। तो निपुण कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर दिया है निपुण क्या है, तो निपुण बताना है क्या है। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है निपुण क्या है। तो निपुण क्या है ये बताना है। देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान को सुन्नत करने का कार्यक्रम है, इसको निपुण बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है निम्नलिखित में से किसे ग्रहणात्मक कौशल माना जाता है, अर्थात ग्रहण करने वाला कौशल माना जाता है। तो ग्रहण कब करते हैं? जब आपको कुछ मिलता है। तो यहाँ पर मिलता कब है? जब आप किसी चीज़ को क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, या अर्थात किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। पढ़ना और सुनना जो है ये ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है बहुभाषावाद क्या है। तो बहुभाषावाद क्या है? विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम हो रहा है। विद्यालय में जो है बच्चों की भाषाओं को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ये बहुभाषावाद है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने को लेकर आए। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं?
अगर बच्चों को भाषा सिखाई जा रही है और बच्चे जो है पशुओं के और अपने खिलौनों को, जो वाहन होते हैं जैसे कार, ट्रक, ये बच्चे खेलते हैं तो वो लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर टीचर जो है उनको वास्तविक वस्तुओं से भाषा शिक्षण को कराना चाह रहा है। ये रियलिस्टिक चीज़ें हो जाती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक वस्तुएं ये कहलाएंगी। चलिए देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, वह क्या करने का प्रयास कर रही है? तो वह संकेतों को खोलने का प्रयास कर रही है, अर्थात वह जो है अक्षरों के ध्वनि को समझती है, उनको पढ़ ले रही है, उनको समझ ले रही है, तो वह प्रयास कर रही है यहाँ पर संकेतों को खोलने का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह की जगह छोड़ी है कि बच्चे जो है उस पर कीरम कांटे बना सकें, अर्थात स्क्रैबलिंग कर सके, चित्रकारी बना सके। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आरंभिक साक्षरता बोला जाता है। जब बच्चा शुरू में लिखना शुरू करता है, सीखता है, तो क्या करता है, वो लाइनें बनाता है, आड़ी टेढ़ी लाइनें इधर उधर खींचता रहता है। आरंभिक साक्षरता के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, अधिगम की शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं होता? तो कौन सा यहाँ पर अधिगम के शुरुआती वर्षों में उद्देश्य नहीं होता है? व्याकरणीय क्षमता का विकास। बात हो रही है शुरुआती वर्षों की, अर्थात प्राथमिक शिक्षण बच्चों को दिया जा रहा है। तो जब प्राथमिक बच्चों की बात होती है, छोटे बच्चों की बात होती है, वहाँ पर व्याकरणीय क्षमता के विकास पर जोर नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, डिस्लेक्सिया से क्या आशय है? डिस्लेक्सिया क्या है? तो ये पठन संबंधी विकार होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग संबंधी या अधिगम संबंधी ये विकार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।